हेलो स्टूडेंट्स। पुष्पी पादुकों की शारीर यानी एनाटॉमी के इस पार्ट में मैं आपको आज इस भाग में तना व जड़ की आंतरिक संरचना व पत्ती की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। आइए चलते हैं और आज का ये टॉपिक प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मूल की आंतरिक संरचना या जड़ की आंतरिक संरचना के विषय में बताऊंगा। और ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दो प्रकार की जड़ों की आंतरिक संरचना। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे जो दो डायग्राम ये दिखाई दे रहे हैं, ये अनप्रस्थ काट के डायग्राम है या ट्रांसवर्स सेक्शन के डायग्राम है। अनप्रस्थ काट किसी भी जड़ या तने को क्षैतिज स्थिति में या हॉरिजॉन्टली सेक्शन काट के प्राप्त की जाती है। इसको ट्रांसवर्स सेक्शन हम कहते हैं। तने या जड़ को गोलाई में हम काटते हैं और उसको फिर माइक्रोस्कोप पे रखकर उसको देखते हैं तो इस तरह का दृश्य हमें दिखाई देता है। इसे हम जो है अनप्रस्थ काट कहते हैं। यहाँ पर आपको पहला वाला जो डायग्राम दिख रहा है वो द्विबीजपत्री मूल का दिखाई दे रहा है। यह चने की जड़ हो सकती है या किसी अन्य द्विबीजपत्री पादप की जड़ हो सकती है या सूरजमुखी की जड़ हो सकती है। दूसरा जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो एक बीजपत्री जड़ का दिखाई दे रहा है, जो अक्सर गेहूं की जड़ का अनप्रस्थ काट होती है या मक्का की जड़ की होती है। यहाँ पर आप बाहर से लेकर अंदर की ओर पढ़ना शुरू करेंगे। जो बाहर की लेयर है, बाहर की जो संरचनाएं हैं, उनको आप पहले पढ़ेंगे और क्रमशः अंदर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, तब आपको ये विधिवत समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं द्विबीजपत्री मूल। ये द्विबीजपत्री मूल यानी डाइकॉट रूट जो है, उसकी संरचना कैसी दिखाई देती है सूक्ष्मदर्शी में। सबसे पहले ये गुलाबी रंग की कोशिकाओं की जो परत आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा। और इसमें ये एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसके रूट हेयर हैं या इसको मूल रोम हम कहते हैं, जिनकी सहायता से यह जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो ये बाह्य त्वचा की सबसे बाहर की गुलाबी रंग की कोशिकाएं हैं, जो कि एक प्रकार की पैरेन्काइमा या मृदुता की कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद का ये क्षेत्र जो ब्राउन कलर का है, ये कॉर्टेक्स का क्षेत्र कहलाता है। इसमें जो है अंडाकार जो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये सब मृदुता की हैं। इनके बीच में अंतराकोश के अवकाश भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये कॉर्टेक्स की कोशिकाएं बहुत बड़ा क्षेत्र बनाती हैं, जो कि भरण ऊतक के अंतर्गत आता है, भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात जो आपको चौथे नंबर की रचना यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपको एक गोल घेरे में ये ढोलक के आकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। इसको एंडोडर्मिस हम कहते हैं। एंडोडर्मिस या अंतःत्वचा हिंदी में इसको कहते हैं। अंतःत्वचा की कोशिकाएं, इनमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ भी पाया जाता है और वो विशेष प्रकार का पदार्थ सुबेरिन कहलाता है। और सुबेरिन के कारण इनकी जो वॉल होती है या भित्ति होती है इन कोशिकाओं की, उसमें कुछ पट्टियां पाई जाती हैं, जिसको हम कैस्पेरियन पट्टी कहते हैं। इन पट्टियों का क्या महत्व है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसके बाद जो एंडोडर्मिस के नीचे दूसरे नंबर की लेयर आप देख रहे हैं गोल, इसको हम पेरिसाइकिल या परिरंभ कहते हैं। यह अक्सर दृढ़ोतक की बनी होती है। तो ये परिरंभ की दूसरी नंबर की आपको लेयर यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद एंडोडर्मिस के बाद जो है आपको ये जो लाल रंग का स्ट्रक्चर जो जाइलम वाहिकाओं को आप दिखाई दे रहा है, ये जो है आपको जाइलम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये चार संवहन मंडल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक संवहन मंडल ये है, दूसरा संवहन मंडल जाइलम का ये है, तीसरा ये और चौथा ये है। और इन जाइलम के बीच में ये फ्लोएम की छोटी छोटी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो जाइलम और फ्लोएम अरीय अवस्था में यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जड़ में जो संवहन बंडल पाए जाते हैं वो अरीय अवस्था के या रेडियल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो बीच बीच में ये फ्लोएम है और ये जाइलम, ये आपको पिंक कलर के जो दिखाई दे रहे हैं। इसके पश्चात सबसे मध्य में जो ऊतक होता है उसे पित्त कहते हैं, जो कि एक प्रकार का मृदुतक होता है। तो ये आपने रचना देखी यहाँ पर द्विबीजपत्री मूल की। इसके बाद अब चलते हैं हम एक बीजपत्री मूल में। एक बीजपत्री मूल में भी सबसे बाहर की रचना में ये आपको मूल रोम दिखाई दे रहे हैं और ये बाह्य त्वचा आपको पिंक कलर की दिखाई दे रही है, जिसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आपको हाइपोडर्मिस आपको दिखाई देगी यहाँ पर, जो कि अक्सर दृढ़ोतक की बनी होती है।
यहाँ पर ये हाइपोडर्मिस आपको एकबीजपत्री मूल में ही दिखाई दे रही है, द्विबीजपत्री मूल में ये हाइपोडर्मिस नहीं थी, आप नोट करेंगे। इसके बाद एक कॉर्टेक्स का क्षेत्र प्रारंभ होता है जिसमें कि अक्सर ये अंतराकोश के अवकाश वाली मृदुतक की कोशिकाओं के कई स्तर होते हैं और ये भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात ये ढोलक के आकार की कोशिकाएं एंडोडर्मिस या अंतस्त्वचा की हैं, जो कि द्विबीजपत्री मूल के समान होती है। उसके पश्चात पेरिसाइकिल यहाँ पर आती है, जो द्वितीयक की कोशिकाओं का एक घेरा होता है। और उसके बाद ये संबंध मंडल का जो क्षेत्र आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो संबंध मंडल है उसमें जो ब्लू कलर, ये जो रेड कलर के हैं, ये तो जाइलम है और बीच बीच में ये ब्लू कलर का फ्लोएम का ऊतक यहाँ पर विस्तृत है। यहाँ पर बीच में पित्त जो है उसकी मात्रा थोड़ा कम है अपेक्षाकृत। एक और चीज यहाँ पर जाइलम की जो स्थिति होती है जड़ में, वो मैंने आपको बताई थी कि प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है। ये प्रोटोजाइलम लिखा है यहाँ पर। ये प्रोटोजाइलम में जो वाहिकाएं होती हैं उसका व्यास कम होता है, मेटाजाइलम में वाहिकाओं का व्यास अधिक होता है। यहाँ पर मेटाजाइलम केंद्र की ओर है जिसका व्यास अधिक है, प्रोटोजाइलम जिसका व्यास कम है वो परिधि की ओर है। जाइलम की इस प्रकार की अवस्था एक्सार्स कहलाती है। तो एक्सार्स की कंडीशन जो है केवल जड़ में ही पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपने ये जड़ में कौन कौन सी लेयर होती है, तो आपने जो लेयर इनकी होती है उनका क्रम याद रखना है। पहले एपिडर्मिस आती है, फिर बल्कुट या कॉर्टेक्स आता है, फिर एंडोडर्मिस या अंतस्त्वचा आती है, उसके बाद परिरंभ या पेरिसाइकिल आता है, उसके बाद फिर जाइलम और फ्लोएम का क्षेत्र आता है और उसके बाद सबसे मध्य में पित्त का क्षेत्र आता है। तो इसके पश्चात अब देखते हैं कि एकबीजपत्री मूल व द्विबीजपत्री मूल में क्या अंतर है। जो आपने अभी चित्र देखा था उसके आधार पर आप अंतर यहाँ पर लिख सकते हैं। एकबीजपत्री में तो स्तर जो कॉर्टेक्स का स्तर होता है या बल्कुट का स्तर होता है वो कम होता है। द्विबीजपत्री में इसका स्तर मोटा होता है। उसका कारण यह है कि द्विबीजपत्री जो जड़ होती है वो अधिक मोटी होती है, इस वजह से उसमें कॉर्टेक्स ज्यादा होता है। अंतस्त्वचा में क्या अंतर पाया जाता है? अंतस्त्वचा या एंडोडर्मिस जो एकबीजपत्री मूल की होती है उनमें स्थूलित भित्तियों वाली कोशिकाएं होती हैं और मार्ग कोशिकाएं अधिक स्पष्ट होती हैं। मार्ग कोशिकाएं जल का मार्ग प्रशस्त करती हैं और इन कोशिकाओं में सुबेरिन या कैस्परिन स्ट्रिप नहीं पाई जाती है, जबकि द्विबीजपत्री में भित्तियां इनकी पतली होती हैं, केवल अरीय भित्तियों पर कैस्परिन पट्टियां होती हैं, अतः मार्ग कोशिकाएं अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट नहीं होती है। एकबीजपत्री मूल में एक और अंतर है कि परिरंभ या पेरिसाइकिल पार्श्व मूल को बनाता है, जबकि द्विबीजपत्री मूल में जो पेरिसाइकिल होता है या परिरंभ होता है वो पार्श्व मूल बनाने के अतिरिक्त ऐधा या कैम्बियम तथा कॉर्क ऐधा या कॉर्क कैम्बियम बनाने में भी सहायता करता है। कैम्बियम मैंने बताया था आपको कि एक प्रकार का पार्श्वीय बीजोतक या मेरिस्टम ऊतक होता है जो पौधे की मोटाई को बनाने का कार्य करता है। इसको हम आगे द्वितीयक वृद्धि में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पश्चात आप देखें अगला अंतर कि जो संबंध मंडलों की संख्या होती है वो एकबीजपत्री मूल में अधिक होती है, यानी गेहूं के या मक्का के तने में ज्यादा संबंध मंडल पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री में 2 से लेकर 6 तक संबंध मंडल होते हैं। एकबीजपत्री की जाइलम वाहिकाएं जो है गोलाकार अंडाकार या बड़ी गुहा वाली होती हैं। द्विबीजपत्री वाली जो वाहिकाएं होती हैं वो छोटी गुहा वाली होती हैं, यानी इनके जो वाहिकाएं होती हैं वो अधिक चौड़ी नहीं होती है। एक जो सर्वमान्य अंतर सभी एकबीजपत्री रचनाओं में पाया जाता है वो यह है कि एकबीजपत्री में कभी भी ऐधा या कैम्बियम नहीं बनता है, क्योंकि एकबीजपत्री कभी भी चौड़ाई में वृद्धि नहीं करते हैं, अर्थात मोटाई में वृद्धि नहीं करते हैं, इसलिए इनमें ऐधा या कैम्बियम नहीं पाया जाता है। जबकि जो द्विबीजपत्री होती हैं उनमें कैम्बियम पाया जाता है जो कि उनकी मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। इसके पश्चात इनमें मज्जा या पित्त जो है सुविकसित होता है एकबीजपत्री मूल में, जबकि द्विबीजपत्री मूल में वो अविकसित या अनुपस्थित होता है। तो आशा करता हूँ ये एकबीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल में अंतर आपको स्पष्ट आ गया होगा। अगर हम डायग्राम की सहायता से इसे पढ़ेंगे तो आप और अच्छी भली भांति इनको पढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तने की आंतरिक संरचना कैसी होती है। तने भी 2 प्रकार के होते हैं, द्विबीजपत्री तने और एकबीजपत्री तने। अगर आप किसी भी द्विबीजपत्री तने को काट के देखेंगे तो इस तरह से ये पहला वाला जो चित्र है गोल घेरे में ऐसा दिखाई देगा। इसमें आप देख रहे हैं कि केंद्र में जो ये संबंध बंडल लगे हैं ये घेरे में बने हुए हैं। गुलाबी कलर का आपको फ्लोएम दिखाई दे रहा है, सॉरी जाइलम दिखाई दे रहा है, और उसके पीछे ये ब्लू कलर का आपको फ्लोएम दिखाई दे रहा है।
जबकि आप नीचे वाले डायग्राम में देखेंगे कि ये संबंध बंडल बिखरे हुए हैं। जैसे एक तस्तरी में चावल के दाने बिखरे रहते हैं, वैसे ये संबंध बंडल बिखरे हुए हैं। तो मुख्यतः बाह्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो एक बीजपत्री तने को हम कैसे पहचानेंगे, उसमें संबंध बंडल एक घेरे में व्यवस्थित होते हैं और द्विबीजपत्री में वो बिखरे हुए रहते हैं। अब हम पहले द्विबीजपत्री तने की जो हर एक रचना है, हर एक जो उसकी लेयर है, उस पे एक एक कर अध्ययन करते हैं। पहली ये एपिडर्मिस की लेयर है, जो कि मल्टी लेयर आपको सिंगल लेयर की होती है। इसमें ये एपिडर्मल हेयर या ट्राइकोम आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कोलन काम है कि अंतस्त्वचा अधस्त्वचा आती है, हाइपोडर्मिस जिसे कहते हैं। उसके बाद ये पैरेन्काइमा वाला क्षेत्र आएगा जो बलकुट का क्षेत्र बनाएगा। उसके बाद ये ढोलक के आकार की कोशिकाएं, ये एंडोडर्मिस जिसे हम कहते हैं, अंतस्त्वचा कहते हैं। उसके बाद परिरंभ आएगा। परिरंभ आपको यहाँ पर थोड़ा मल्टी लेयर्ड दिखाई देगा, यानी कई स्तरों का दिखाई देगा। इसके बाद ये ब्लू कलर की कोशिकाएं आपको फ्लोएम की दिखाई दे रही हैं और बीच में ये कैम्बियम की पट्टी आपको दिखाई दे रही है, जिसमें कई रेखाएं बनी हुई दिखाई दे रही हैं। इसके पश्चात ये जो गुब्बारे के समान की जालम की वाहिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये जालम को प्रदर्शित कर रही हैं, जो कि जालम की एंडार्च कंडीशन को दिखा रही है। केंद्र में तो प्रोटोजालम है और बाहर की ओर मेटाजालम है। मेटाजालम की वाहिकाएं चौड़ी हैं, प्रोटोजालम की वाहिकाएं संकरी है, और ये फिर लास्ट में पिथ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये आपको अगर हाई मैग्निफिकेशन में दिखेगा तो इस तरह का आपको एक क्षेत्र ये द्विबीजपत्री का दिखाई देगा, द्विबीजपत्री तने का दिखाई देगा। यहाँ पर इस गोल घेरे में आप देख सकते हैं कैसे ये सब के सब संबंध बंडल एक घेरे में व्यवस्थित हैं। इसके पश्चात जो एक बीजपत्री तना होता है उसमें ये संबंध बंडल बिखरे हुए रहते हैं। इनका हाई मैग्निफिकेशन वाला ये डायग्राम आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए सबसे बाहर ये एपिडर्मिस है, इसके बाद हाइपोडर्मिस या अधस्त्वचा है, जिसमें जो है पैरेन्काइमा की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और फिर ये कॉर्टेक्स बीच बीच में ये, या भरण ऊतक इसको हम कहते हैं। इस भरण ऊतक ग्रीन कलर के ऊतक के बीच बीच में ये संबंध बंडल बिखरे हुए हैं, और संबंध बंडलों में जो है कैम्बियम का अभाव है, क्योंकि एक बीजपत्री तने में कभी भी कैम्बियम नहीं पाया जाता है। जालम आपको ये ब्लू कलर का, जालम आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, सॉरी रेड कलर का दिखाई दे रहा है, और ब्लू कलर का आपको ये फ्लोएम आपको ये दिखाई दे रहा है। इस तरह से मुख्य अंतर इसमें यही है कि इसके एक बीजपत्री के संबंध बंडल बिखरे हुए हैं और द्विबीजपत्री के एक घेरे में व्यवस्थित हैं। अंतर यहाँ पर डिटेल में देखते हैं दोनों में। एक बीजपत्री तने में बाह्य त्वचा अधिकतर रोम रहित होती है, द्विबीजपत्री में रोम युक्त होती है। अधस्त्वचा के रूप में एक बीजपत्री में स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ोतक होता है, द्विबीजपत्री में वो स्थूल और ऊतक का बना होता है। बलकुट जो है इसमें विभेदित नहीं होता है एक बीजपत्री तने में, इसमें जो है भरण ऊतक के रूप में दिखाई देता है आपको, जिसमें कि संबंध बंडल बिखरे हुए रहते हैं। जो कि द्विबीजपत्री तने में मृदुतक का बना बलकुट या कॉर्टेक्स मिलता है। अंतस्त्वचा इसमें अनुपस्थित होती है, और द्विबीजपत्री तने में अंतस्त्वचा उपस्थित होती है, स्पष्ट होती है। परिरंभ या पेरिसाइकिल सामान्य रूप से अनुपस्थित होता है एक बीजपत्री तने में, सामान्य रूप से, वैसे कभी एबनॉर्मली पाया भी जाता है। द्विबीजपत्री तने में दृढ़ोतक तथा मृदुतक की बनी परिरंभ होती है। संबंध मंडल जो है भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं एक बीजपत्री में, सदैव अवर्धी होते हैं, अवर्धी यानी इनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। और द्विबीजपत्री में वो चक्रों में या घेरे में व्यवस्थित होते हैं, और सदैव वर्धी यानी उनमें कैम्बियम पाया जाता है। बंडल आच्छाद या जो बंडल सीट होती है वो प्रत्येक संबंध बंडल में पाई जाती है, जबकि वो द्विबीजपत्री में नहीं पाई जाती है। जालम की वाहिकाएं वाय आकार की या वी आकार की होती हैं। यहाँ पर द्विबीजपत्री में वाहिकाएं अरीय पंक्तियों में विन्यसित होती हैं। फ्लोएम में वाय आकार के जालम के मध्य स्थित होता है, फ्लोएम में मृदुतक का अभाव होता है। द्विबीजपत्री तने में जालम के बाहर या दोनों ओर जो है फ्लोएम होता है, फ्लोएम में मृदुतक पाया जाता है। मज्जा रश्मि इसमें नहीं होती है, द्विबीजपत्री तने में होती है। मज्जा यानी पित्त जो है स्पष्ट नहीं होता है एक बीजपत्री तना में, जबकि द्विबीजपत्री तना में स्पष्ट होता है। तो ये आपने अपने डायग्राम का अभ्यास करके और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तने में अंतर। इसके बाद अब चलते हैं पत्ती की ओर। पत्तियों में दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। एक पत्ती द्विबीजपत्री की होती है, जिसमें एक ही तरफ जो है सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है और दूसरी तरफ कम पड़ता है, इसलिए ऊपर वाला और जो नीचे वाली सतह होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है। इस तरह की पृष्ठ वाली पत्ती को हम कहते हैं पृष्ठाधारी पत्ती या डोर्सी वेंट्रल लीफ। दूसरी पत्ती जो होती है वो एक बीजपत्री में पाई जाती है, जिसमें सूरज का प्रकाश दोनों सतह पर बराबर पड़ता है। इस तरह से दोनों सतह पत्ती की समान होती हैं।
और दोनों में स्टोमेटा या पर्णरंध्रों की संख्या भी समान होती है। इस प्रकार की पत्ती एकबीजपत्री पौधों में पाई जाती है और इसे समद्विपार्श्व पत्ती हम कहते हैं। तो ये जो समद्विपार्श्व पत्ती होती है, इसमें दोनों स्टोमेटा दोनों सतह पे बराबर संख्या में पाए जाते हैं, जबकि पृष्ठधारी पत्ती में ऊपर वाली सतह में स्टोमेटा कम पाए जाते हैं, नीचे वाली में अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर आपने पहला डायग्राम जो देख रहे हैं ये द्विबीजपत्री पत्ती का है, यानी पृष्ठधारी पत्ती है, और दूसरा डायग्राम जो है समद्विपार्श्व पत्ती का है, जो कि एकबीजपत्री की होती है। यहाँ पर पत्ती की दो सतह होती हैं, इसलिए ये ऊपर वाली बाह्य त्वचा होती है और ये नीचे दूसरी जो है ये निचली बाह्य त्वचा होती है। बीच में ये ग्रीन कलर की जो आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये पर्णमध्योतक ऊतक है, जो कि दो भागों में विभाजित होता है। पहला कहलाता है पेलिसेड मीजोफिलिया पेलिसेड पर्णमध्योतक, और दूसरा जिसमें ये एक दूसरे से दूर दूर वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसको हम जो है स्पंजी पर्णमध्योतक कहते हैं, या स्पंजी मीजोफिल इसको हम कहते हैं। और बीच में आपको ये संवर्ण मंडल दिखाई दे रहा है एक, जिसमें ये रेड कलर का जाइलम है और उसके बाहर ये ब्लू कलर का फ्लोएम है। एक और विशेषता ये होती है संवर्ण मंडल की पत्ती के कि इसके बाहर एक खोल पाया जाता है, जिसको हम बंडल शीट कहते हैं। ये ग्रीन कलर का जो आवरण आपको इस संवर्ण मंडल के बाहर दिखाई देता है, ये बंडल शीट कहलाता है। ये केवल पत्तियों में ही पाया जाता है। अगर हम द्विबीजपत्री पत्ती को देखें तो उसमें भी कमोवेश आपको बाह्य त्वचा वैसे ही दिखाई देगी दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पर जो बीज का टिश्यू होता है, बीज का जो ऊतक होता है, वह खम्भ मृदुतक या पेलिसेड मेसोफिल और स्पंजी मेसोफिल में विभक्त नहीं होता है। एक ही प्रकार की कोशिकाएं सारी पाई जाती हैं। और आपको बता दूं कि इन कोशिकाओं के अंदर ये बिंदु बिंदु आप देख रहे हैं, ये क्लोरोफिल के हैं, क्लोरोप्लास्ट के हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य केंद्र होते हैं। बीच में आपको ये जाइलम की वाहिकाएं दिखाई दे रही हैं गुलाबी कलर की, और उसके चारों ओर ये आपको ब्लू कलर का फ्लोएम आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये पत्ती की संरचना आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप मुख्य अंतर यही नोट करेंगे कि द्विबीजपत्री पत्ती में दोनों सतहों में स्टोमेटा या रंध्र की संख्या में अंतर पाया जाता है, जबकि एकबीजपत्री पत्ती में स्टोमेटा या रंध्रों की संख्या समान पाई जाती है। दूसरा अंतर यह है कि द्विबीजपत्री पत्ती में जो मीजोफिल नाम का ऊतक होता है, जिसके अंदर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वह खम्भ मृदुतक और स्पंजी मृदुतक में विभक्त होता है, जबकि एकबीजपत्री पत्ती में वो विभक्त नहीं होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बच्चों, आज हमने इस लेक्चर में मूल, तना और पत्ती की जो आंतरिक संरचना है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करी। इन चित्रों का आप घर में अभ्यास करें और इनका अंतर आप समझें, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से आत्मसात कर पाएंगे। आशा करता हूं मेरे इस लेक्चर से आप अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रख पाएंगे और इसको आप समझ पाएंगे। धन्यवाद।